अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सुबह 10 बजे हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था। अभी तक सिख ड्राइवर कंबाले से नहीं पहुंचा था। अब सिख ड्राइवर भी परेशान दिखाई देने लगा था। उसने मुझे बताया कि पुलिस रिमांड के बाद ऐसी अजीतें देती है कि आदमी की चीखें निकल जाती हैं। कोई 9 बजे के करीब ट्रक का मालिक आ गया। उसने आते ही हवालात में सिख ड्राइवर से मुलाकात की। वो उसके लिए पूरी हलवा लाया था। मेरी तरफ तो उसने कोई ध्यान न दिया। वो मुझे कोई दूसरा हवालाती समझ रहा था। जब सिख ड्राइवर ने मेरी तरफ इशारा करके उसे बताया कि ये बेचारा लाला खाम खा साथ में फंस गया है, तो ट्रक के हिंदू मालिक ने मेरी तरफ घूर कर देखा और पूछा, कहाँ के हो? मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कुछ कहने ही लगा था कि ड्राइवर बोला, अमृतसर का है, गुरु बाजार में मनिहारी की दुकान करता है, इसकी भी जमानत करवा देना। क्या याद करेगा ये लाला? मैंने जल्दी से कहा, महाराज मुझ पर दया करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सारी जिंदगी आपको असेस दूंगा। ट्रक मालिक ने सिख ड्राइवर से कहा, वकील मैंने करवा लिया है, तुम फिक्र न करो, तुम दोनों की अदालत में जाते ही जमानतें हो जाएंगी। अब मैं जाता हूँ, अदालत के बाहर मिलूंगा। वो चला गया। सिख ड्राइवर ने मुझे भी एक पूरी पर थोड़ा सा हलवा डाल कर दिया और खुश होकर बोला, लाला लो खाओ, मन प्रसन्न करो, अब चिंता की कोई बात ही नहीं, बस जाते ही जमानत हो जाएगी। 9 बजे के बाद हमें एक हवालाती गाड़ी में बिठाकर कचहरी ले जाया गया। ट्रक का मालिक अपने वकील के साथ वहां मौजूद था। हिंदू वकील ने हमें कुछ ज़रूरी बातें अजबर करवाई और अदालत में ले गया। मजिस्ट्रेट सिख था, हमारे साथ थानेदार भी था जो सिख था। हमारी बारी आई तो मजिस्ट्रेट ने फाइल खोल कर देखी। वकील ने यह मौका इख्तियार किया कि ट्रक के मालिक से दुश्मनी की बिना पर मुखालिफ ग्रुप वालों ने ट्रक की सीटों में चर्च डाल दी थी। थानेदार ने अपने दलाल देते हुए इस मामले को कौमी सतह पर एक संगीन जुर्म साबित करने की कोशिश की, जिसके लिए रिमांड बहुत ज़रूरी था, ताकि इस पूरे गिरोह का सुराग लगाया जा सके जो भारत में मंशियात को फ़रोग दे रहा है। मजिस्ट्रेट ने जमानतें न ली और पुलिस को 10 रोज़ का रिमांड दे दिया। मेरे पांव तले से ज़मीन खिसक गई। सिख ड्राइवर भी हक्का बक्का सा होकर रह गया। मजिस्ट्रेट अपना फैसला दे चुका था। उसी वक्त हमें हथकड़ियाँ लगा दी गईं। ट्रक का मालिक हमारे करीब आया। उसने सिख ड्राइवर को हौसला देते हुए कहा, मैं तुम्हें छुड़ा लूँगा, घबराना नहीं। पुलिस हमें लॉरी में उठाकर थाने की तरफ रवाना हो गई। पुलिस थाने पहुंचकर हमें एक दूसरे से अलग कर दिया गया। मुझे दो सिपाही थाने की दूसरी मंजिल के एक छोटे से कमरे में ले गए। यहाँ सिर्फ एक कुर्सी रखी हुई थी। मुझे उन्होंने फर्श पर बैठने को कहा और चले गए। मेरी हथकड़ियाँ उतार दी गईं। उनके जाते ही मैं उठकर खिड़की के पास गया जो बंद थी। मैं उसे खोलने की कोशिश ही कर रहा था कि 2 आदमी कमरे में आ गए। एक सिख और एक हिंदू था। दोनों हट्टे कट्टे थे। सिख ने मुझे गाली देकर कहा, उधर किस माँ को देख रहे हो? मैं हाथ जोड़कर बोला, महाराज गर्मी लग रही थी। उसने मुझे गर्दन से पकड़कर खींचकर फर्श पर बिठा दिया। दूसरे ने जेब से चाकू निकाल लिया। अब सचमुच अपने साथियों के नाम बता दिया कि वो कहाँ कहाँ चर्च लेकर जाते हैं। अमृतसर में चर्च कौन देता है? मैंने फिर वही मौक़िफ़ दोहराया कि मेरा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। सिख ने मेरी पसलियों में एक ऐसा घोंसा मारा कि मैं दोहरा हो गया। दूसरे ने कहा, तुमने क्या नाम बताया था लाला? मैंने दर्द की शिद्दत पर काबू पाते ही कहा, मकंद राम महाराज। सिख ने अपने साथी से कहा, यह इस तरह कुछ नहीं बताएगा, मलखी रामा इसके कपड़े उतरवाओ, अभी अपने सारे साथियों के नाम बता देगा। कपड़े उतरवाने का सुनते ही मेरे उसान खता होने लगे। इसका मतलब यह था कि मेरा इन पर मुसलमान ज़ाहिर होना साबित हो जाएगा और कि इसकी नौयत भी बदल जाएगी। फिर इनके नज़दीक मैं ख़तरनाक पाकिस्तानी जासूस होऊंगा। मैंने इनके बहुत हाथ पाँव जोड़े कि मेरे कपड़े ना उतरवाएं, मगर उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतरवा दिए। वो मेरे नंगे जिस्म को देखकर सख्ते में आ गए। सिख एकदम उठ खड़ा हुआ, मलकी राम ये तो मुसलमान है, ये पाकिस्तानी एजेंट है। उन्होंने फ़ौरन मुझे दबोच कर ज़मीन पर गिरा दिया। मैंने एक पल के लिए सोचा कि इन दोनों की गर्दनें तोड़कर यहाँ से निकल जाऊँ, मगर थाने से बचकर निकलना नामुमकिन था। दूसरे उन्होंने बहुत जल्द मुझे हथकड़ी डाल दी और कुर्सी के साथ बांध दिया। सिख तेजी से बाहर निकल गया। हिंदू पुलिस वाला चाकू ताने मेरे सर पर खड़ा रहा। 1 मिनट बाद थानेदार और 3 सिपाही अंदर आ गए। थानेदार के हाथ में पिस्तौल था। उसने आते ही मलखी राम से कहा, इसे कपड़े पहना दो। मुझे यकीन है कि उधमपुर वाली तबाही में इसका हाथ है और ये वहाँ से फरार होकर भागा हुआ है।
उसी वक्त मुझे कपड़े पहना दिए गए। इसके बाद उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और सीढ़ियों से उतार कर एक गाड़ी में बिठाया और गाड़ी नामालूम मकाम की तरफ दौड़ने लगी। 10-15 मिनट के बाद गाड़ी एक तरफ घूम कर रुक गई। यहाँ मुझे किसी हवाई जहाज़ के पंखों के चलने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ फिर दूर होते होते गायब हो गई। मुझे गाड़ी से उतार कर एक तरफ चलाया जाने लगा। फिर एक सीढ़ी के जरिए एक ऐसी जगह पहुंचा दिया गया जहां मेरा सर छत से छू रहा था। मुझे एक सीट पर बिठा दिया गया। इसके साथ ही दरवाज़ा बंद हुआ और जब मेरे सर के ऊपर भारी परों की गर्दिश की आवाज़ सुनाई दी तो मैं समझ गया कि मुझे हेलीकॉप्टर में सवार करा दिया गया है। इसके साथ हेलीकॉप्टर उड़कर फिजा में बुलंद होता गया। अब मेरी आंखों से पट्टी उतार दी गई। मैं वाकई एक नीले रंग के हेलीकॉप्टर के पायलट के साथ वाली सीट पर बैठा था। पायलट सिख था जिसने इंडियन एयरफोर्स की वर्दी पहन रखी थी। खेल ख़त्म हो गया था। मैं इंडियन एयरफोर्स की हिरासत में था और उनके हेडक्वार्टर में पूछगछ के लिए ले जाया जा रहा था। बहुत जल्द मेरा भेद खुलने वाला था और फिर मेरी किस्मत का फैसला हो जाना था। फायरिंग स्क्वाड के राइफलों से निकली हुई गोलियों की बौछार और किस्सा ख़त्म। मैंने अपनी खिड़की को गोशाई चश्म से देखा। खिड़की पर प्लास्टिक का शीशा लगा हुआ था। ये खिड़की मेरे जिस्म के एक भरपूर धक्के से खुल सकती थी। इन लोगों ने मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डालने की इसलिए ज़रूरत महसूस नहीं की थी कि मुझे ज़मीन से सैकड़ों फुट की बुलंदी पर ले जाया जा रहा था। मैंने देखा नीचे अम्बाला शहर की इमारतें माचिस की डब्बी की तरह दिखाई दे रही थीं। सिख पायलट ने मुझे तुरस लहजे में कहा, इधर उधर मत देखो। मैंने अपनी नज़रें सीधी कर लीं। हेलीकॉप्टर काफ़ी बुलंदी पर उड़ रहा था जिसका मतलब था कि वो किसी दूसरे शहर जा रहा है। यह शहर इंडियन एयरफोर्स का मशहूर हवाई अड्डा और सेंटर हिलवाड़ा ही हो सकता था। 10-15 मिनट के बाद मुझे दूर से एक दरिया दिखाई दिया। दरिया को देखते ही मेरे जहन में एक ख्याल शोले की तरह लपका। यह बड़ा हौलनाक ख्याल था मगर मैंने इस ख्याल पर अमल करने का फैसला कर लिया था। मैं हेलीकॉप्टर की खिड़की तोड़कर नीचे दरिया में छलांग लगाने वाला था। इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर दरिया के ऊपर आ गया था। मेरी यह छलांग किसी सूरत भी मौत की छलांग से कम नहीं थी मगर आगे मैं जिस नौयत के रोंगटे खड़े कर देने वाले अजीतों का तस्वुर कर रहा था वो 1001 मौत से भी बढ़कर थी। अलावा जी मुझे इस बात का भी एहतमाल था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस मेरा ब्रेन वॉश करने की भी कोशिश करेगी जो मौत से बदतर हालत होगी। अभी तक मेरी चेहरा नुमाई सिर्फ जलंधर के चंद एक संतरियों और इंडियन एयरफोर्स के हलवाड़ा सेक्टर वाले लोगों के सामने हुई थी। इसके बाद के हालात उससे भी संगीन नौयत की सूरत इख्तियार कर सकते थे। हेलीकॉप्टर दरिया के ऊपर से गुजर रहा था। मुझे यह सोचने की फुर्सत ही नहीं थी कि यह दरिया कौन सा है। हेलीकॉप्टर अगरचे काफ़ी बुलंदी पर था मगर उसकी बुलंदी हवाई जहाज़ जितनी नहीं थी। अगर मैं दरिया में गिरता हूँ तो मुझे चोट लगने का एहतमाल नहीं था क्योंकि पंजाब के दरिया काफ़ी गहरे होते हैं और उनकी तय मरतफा नहीं होती। एक जगह पहुंचकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर यहाँ से कूद जाऊँ तो दरिया के इन वास्तव में गिरूंगा। मैंने गोशाई चश्म से दाएं जानब से एक पायलट को देखा। वो सर पर हेलमेट चढ़ाए बिल्कुल सामने देख रहा था। जान पर खेल जाने का वक्त आन पहुंचा था। अगर मैं पायलट को दबोचने की कोशिश करता हूं तो हेलीकॉप्टर के गिरने का खतरा था। तवाज़ुन खो जाने की सूरत में हेलीकॉप्टर में आग भी लग सकती थी। मैंने एक निगाह नीचे डाली। दरिया का चौड़ा पार गुजरता जा रहा था। उसी लम्हे मैंने पूरी ताकत से अपना जिस्म को खिड़की के साथ दे मारा। हेलीकॉप्टर ने एक झकोला सा खाया। खिड़की का ताला उखड़ गया और खिड़की के खुलते ही फिजा में गिर पड़ा और लुढ़कन्या खाता नीचे दरिया की तरफ गिरने लगा। यकीनी तौर पर पायलट को मुझे जिंदा किसी जगह पहुंचाने के डर थे वरना वो मुझे ऊपर से मशीन गन का फायर करके हलाक कर सकता था। हवा के तेज थपेड़ों ने मेरी कमीज को पुर्जे पुर्जे कर दिया। मैंने अपने आप को गोला सा बना लिया और फिर धड़ाम से दरिया के पानी में गिर पड़ा। मैं नीचे ही नीचे उतरता चला गया और मेरा जिस्म दरिया की तह से जा टकराया। दरिया में कीचड़ और दलदल होने की वजह से मुझे कोई चोट न लगी। मैंने फौरन अपने हाथ पांव खोल दिए और उछलकर बाजू को गिद्ध के परों की तरह चलाता ऊपर उठने लगा। कोई 10 सेकंड के बाद मेरी गर्दन पानी से बाहर निकली। सबसे पहले जो मुझे आवाज़ सुनाई दी वो हेलीकॉप्टर के परों की आवाज़ थी। मैंने दरिया के बहाव की तरफ तैरना शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर दरिया की सतह से थोड़ा ऊपर आकर मेरे इर्द गिर्द परवाज कर रहा था। उसके परों से पैदा होने वाले हवा के थपेड़ों से पानी की लहरों में हिजानी कैफियत पैदा हो गई थी। मैं एक अच्छा तैराक ही नहीं बल्कि एक तजर्बाकार गोताखोर भी था और काफ़ी देर तक गोता लगा सकता था। मैंने दरिया में गोता लगाया और पानी के अंदर ही अंदर अपना रुख दाएं जाने वाले किनारे की तरफ कर लिया।
मेरा इरादा उस जगह से दरिया के किनारे पर निकल कर किसी करीबी शहर में अपने आप को गुम कर देने और वहां से किसी दूसरी तरफ भाग जाने का था। मुझे इस हकीकत का भी एहसास था कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने वायरलेस पर किसी करीबी एयर सेंटर को मेरे छलांग लगाने का पैगाम दे दिया होगा और मिलिट्री पुलिस थोड़ी देर में दरिया के किसी न किसी किनारे पर पहुंच जाएगी। इस बात से मुझे थोड़ी तसल्ली भी थी कि दरिया के किनारे आमतौर पर शहर से बाहर निकल जाने के बाद कोई बाकायदा सड़क नहीं होती है, और अगर मैं दरिया के किसी जंगल वाले इलाके की तरफ निकल जाऊं तो मिलिट्री पुलिस से बच सकता हूं। मैं पानी के अंदर ही अंदर मेंढक की तरफ बड़ी तेजी से हाथ पांव चलाता किनारे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जब मेरा सांस खत्म होने लगा तो मैंने ऊपर की सिमत आकर सर पानी से बाहर निकाला। यह देखकर मुझे खुशी हुई कि हेलीकॉप्टर मुझसे काफ़ी दूर दरिया के पहाड़ में एक जगह चक्कर लगा रहा था। फिर उसने गोता लगाया, ऊपर को उठा और दरिया के बहाव की जानिब आगे को निकल गया। मैंने एक बार फिर गोता लगाया और किनारे की तरफ बढ़ने लगा। किनारा वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। तीसरे गोते के बाद मैं किनारे पर था। यहाँ कोई खेत वगैरह नहीं थे, दरख्त ही दरख्त थे। उनका शायद कोई ज़ख़ीरा यहाँ पर था। कोई सड़क या पगड़ नदी भी नहीं थी। मेरी कमीज जाने कहाँ पुर्दे पुर्दे होकर मेरा साथ छोड़ चुकी थी। उस वक्त मैंने सिर्फ पजामा पहन रखा था और पाँव से भी नंगा था। धूप निकली हुई थी, दिन रोशन था, फिजा में खुनकी ज़्यादा नहीं थी। मैं दरख्तों में तेज तेज चलने लगा। खुदा का शुक्र था कि मुझे कोई चोट वगैरह नहीं आई थी। अब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी कमीज़ की थी जो मुझे वहाँ नहीं मिल सकती थी। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि यह कौन सा इलाका है और आगे कौन सा गांव या शहर आएगा। मेरा रुख ज़रूर पश्चिम की तरफ था और मेरे हिसाब से इधर दिल्ली या हरियाणा का इलाका ही हो सकता था। अभी तक मैं वैसे पंजाब में ही था। मुझे उस दरिया का नाम मालूम नहीं था। अब उसका नाम मालूम करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। चलते चलते मैं दरख्तों से निकला तो सामने एक खुली जगह आ गई। आगे एक पगड़ नदी भी थी। यहाँ धूप में टाट बिछाकर उस पर शलजमों के छिलके सुखाने के लिए किसी ने डाल रखे थे। इसका मतलब था कि वहाँ कोई बस्ती करीब ही थी। मैं जरा आगे गया तो बाएं जनिब दरख्तों में एक कच्ची कोठड़ी दिखाई दी। बाहर चारपाई बिछी थी। आदमी वहाँ कोई नहीं था। मैं कोठड़ी के करीब गया। कोठड़ी का दरवाज़ा बंद था और ताला लगा हुआ था। मैंने ईंट उठाई और उसे जोर से ताले पर दे मारा। ताला टूट गया। मैं कोठड़ी में दाखिल हो गया। अंदर भी एक चारपाई बिछी थी। कोने में टीन का एक संदूक पड़ा था। मैंने संदूक उलट दिया। उसमें केसरी रंग की एक पगड़ी, खेस, चादर और खद्दर के कुर्ते और एक पोटली में तंबाकू बंधा हुआ था। मैंने जल्दी से खद्दर का कुर्ता पहन लिया, फिर चादर धोती की जगह बांधी, सर पर केसरी रंग की पगड़ी बांधी और अब कोई जूती तलाश करने लगा। दरवाज़ा खुलने से बाहर की रोशनी कोठड़ी में आ रही थी। चारपाई के नीचे मुझे एक जूती भी मिल गई जो लाल चमड़े की पंजाबी देहाती तर्ज की जूती थी। मैंने उसे पहना। वो मुझे ज़रा सी खुली थी लेकिन उससे गुजारा हो सकता था। मुझे वहाँ ज़्यादा देर ठहरना भी नहीं था। तेज़ी से बाहर निकला तो पश्चिम की तरफ पगड़ नदी पर चलने लगा। उस वक्त मैंने पजामे की जगह धोती बांध रखी थी और सर पर केसरी रंग की पगड़ी थी। अब मैं एक नज़र देखने से पहचाना नहीं जा सकता था। दरख्तों का ज़ख़ीरा ख़त्म हुआ तो सब्जियों के खेत शुरू हो गए। दूर एक बस्ती के मकान नजर आए, मगर मैं उनसे बचता हुआ आगे निकल गया। अब मेरी मंजिल शिमला नहीं थी जिसके एक होटल के कमरे में मेरा सामान पड़ा था, बल्कि अब वफ़ियत इसी में थी कि जैसे भी हो मैं किसी तरह दिल्ली अपने हेडक्वार्टर यानी अपने घर पहुंच जाऊं। अगरचे मैं इस हुलिये में और बगैर पैसों के दिल्ली नहीं जा सकता था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे मुझे कहीं ढका मरना पड़े, मैं दिल्ली पहुंचकर ही दम लूँगा। पंजाब में मेरे लिए हर तरफ जाल बिछा था। मैं ये जानने के लिए बेताब था कि ये कौन सा इलाका है, मगर मैं किसी देहाती किसान वगैरह से रास्ते, शहर या गांव वगैरह का पूछ कर उसे गवाह नहीं बनाना चाहता था। मैं गांव और बस्तियों से बचता बचाता चलता रहा। अब मेरा रुख कुदरती तौर पर जनूब की तरफ हो गया था। दरिया काफ़ी पीछे रह गया था। हो सकता था उधर मिलिट्री पुलिस के सिपाही पहुंच गए हों और मुझे दरिया के किनारे तलाश करते फिर रहे हों। दूर से मुझे रेलवे का सिग्नल दिखाई दिया। यह रेलवे लाइन थी और ज़रूर कोई देहाती स्टेशन करीब ही था। चमड़े का जूता अब मुझे तंग करने लगा था, फिर भी मैं रुका नहीं। मेरा रुख रेलवे के सिग्नल की तरफ था। कुछ मैदान और खेत अबूर करने के बाद आखिर मैं रेलवे लाइन पर आ गया। मेरी बाईं जनिब कोई 1.5 फरलांग के फासले पर छोटे से रेलवे स्टेशन की इमारत नजर आ रही थी। मैं उधर ही चलने लगा। यह एक छोटा सा स्टेशन था और हिंदी में उसका नाम लिखा था, जो मैं किसी वजह से यहाँ ज़हर नहीं करना चाहता। मुझे भूख और प्यास तंग कर रही थी।
नलके पर पानी पीकर मैंने अपनी प्यास बुझी। भूख में बर्दाश्त कर सकता था। खतरा ज़रूर था कि यहाँ कहीं पुलिस मेरे ताकों में न पहुँच जाए, लेकिन यहाँ से मुझे कोर्दो, कैसर और फिर वहाँ से पानीपत और दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़नी थी। मेरी मंजिल अब मेरे सामने थी। यहाँ से वापस शिमले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दिल्ली जाकर मैं शिमले होटल वालों को फ़ोन कर सकता था कि मेरा सामान दिल्ली भिजवा दिया जाए। मुझे एक ज़रूरी काम की वजह से अचानक दिल्ली वापस आना पड़ गया है। प्लेटफार्म वीरान वीरान सा था। कुछ देहाती मुसाफिर शरीने के एक दरख्त के नीचे बेंच पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। मैं भी रेलवे स्टेशन की ड्योढ़ी से दूर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। मेरा हुलिया बिल्कुल देहातियों वाला था। उस तरफ देहातियों में केसरी रंग की पगड़ियाँ बांधने का रिवाज बहुत है। मेरे पास एक धीला तक नहीं था। सोच लिया था कि ट्रेन में बगैर टिकट ही बैठ जाऊंगा, लेकिन उसमें पकड़े जाने का एहतमाल था। और करने लगा कि कुछ रुपए कैसे और कहां से पैदा किए जा सकते हैं। ट्रेन के आने में भी घंटा डेढ़ घंटा पड़ा था। रेलवे स्टेशन के कम में एक बस्ती थी। बस्ती में जाने का कुछ फ़ायदा नहीं था। मैं किसी से भीख भी नहीं मांग सकता था। इतना वक्त नहीं था कि कहीं मेहनत मजदूरी करके 7-8 रुपये कमा लूँ। वहाँ से कोर्द कश्तर का किराया 3.25 रुपये था। आगे पानीपत और फिर दिल्ली जाना था, जो वहाँ से काफ़ी दूर थे। एक ख्याल आया, ये देहाती इलाका है और पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं, यहाँ गाड़ियों की चेकिंग कहाँ होती होगी। लेकिन अगर किसी ने टिकट का पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा। खामखा अपने आप को फंसाने वाली बात थी। दिल्ली से कबूल नहीं कर रहा था। तरह तरह के खदशात ने मुझे अपने निर्गय में ले रखा था। दोपहर हो रही थी। कल रात अम्बाला थाने की हवालात में दाल के साथ एक जली हुई चपाती खाई थी। भूख की वजह से पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। उठकर स्टेशन के जंगले के साथ साथ टहलने लगा, ये सोच कर के इस तरह चलने फिरने से मैं लोगों की नज़रों में आ जाऊंगा। फिर वापस अपने जगह पर आकर बैठ गया। खरियात इसी में थी कि मैं बगैर टिकट ट्रेन में सफ़र न करूं। सोचा बस्ती करीब ही है, गाड़ी आने में अभी देर है, चल कर कुछ पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। मुमकिन है कोई दयालु लाला मिल जाए जिससे थोड़ी सी रकम दिल्ली जाकर वापस करने पर उधार ले लूँ। मैं प्लेटफार्म के जंगले से गुजरकर ढलान उतरता बस्ती की तरफ चल पड़ा। यह एक छोटी सी बस्ती थी, मगर यहाँ पक्के मकान भी थे। बाहर दरख्त के नीचे ढोर डंगर चर रहे थे। मैं बस्ती के एक कच्ची गली में दाखिल हो गया। मुझे किसी हिंदू साहूकार की दुकान की तलाश थी। मैं एक नीम पुख्ता मकान के आगे से गुजर रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक बूढ़े पर पड़ी, जो मकान की ड्योढ़ी में तख्त पर नमाज पढ़ रहा था। मेरे कदम अपने आप रुक गए। यह शख्स ज़रूर मुसलमान था, यह ज़रूर मेरी मदद करेगा। मैं एक तरफ खड़े होकर इंतज़ार करने लगा कि वो नमाज पढ़ चुके तो उससे बात करूं। उस बुज़ुर्ग ने सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ फैला दिया। दुआ मांगने के बाद अपने सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरे और मुसल्ला तय करके तख्त से उठकर अंदर जाने लगा। तो मैंने उसे सलाम किया। वो वहीं रुक गया, मेरी तरफ चेहरा उठाकर सलाम का जवाब दिया। मुझे काफ़ी हौसला हुआ। मैं ड्योढ़ी में आ गया। बुजुर्ग ने हाथ बढ़ाकर मुसाफा किया और पूछा, बेटे तुम मुसाफिर लगते हो, बस्ती में पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मैंने एक कहानी घड़कर सुना दी कि अम्बाला से दिल्ली जा रहा था। रास्ते में किसी उठाई गिरे ने जेब से रकम की पौड़ी निकाल ली। अब आगे जाने का किराया नहीं, अगर आप मुझे कुछ रुपए बतौर कर्ज दे दें तो दिल्ली पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। उस बुजुर्ग के चेहरे पर शफकत भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुझे तख्त पर बैठने का इशारा किया और खुद कोठरी में चले गए। वापस आए तो उनके हाथों में 10-10 रुपए के 4 नोट थे। 40 रुपए अगर कम हो तो और ला दूं बेटा। मेरा मसला हल हो गया था। 40 ज़्यादा थे, लेकिन मैंने एहतियात के तौर पर शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया और वादा किया कि दिल्ली पहुंचते ही लौटा दूंगा। अब मैंने उनसे उनका एड्रेस मांगा। वह मुस्कुराए और कहने लगे, तुम मुसलमान हो और मुसलमान जब दूसरे मुसलमान के साथ कोई सलूक करता है तो उसका मुआवजा खुदा पर छोड़ देता है। मैंने तुम्हें अपना बच्चा समझकर यह रकम दी है और अपने बच्चे को कुछ देकर वापस नहीं लिया करते। उस बुजुर्ग का उर्दू बोलने का लहजा रोहतक, हिसार और पानीपत करनाल की तरफ का था। उस इलाके से मुझे शुरू ही से बड़ी अकीदत रही है, इसलिए कि यह खिता बुजुर्गान दीन का इब्तदाई से मस्कन रहा है और उसकी खाक से कई नामवर शख्सियात ने जन्म लिया। फर्त अकीदत से मेरी आंखों में आंसू आ गया। असल में एक अरसे बाद मुझे अपने वालिद साहब की याद आ गई, जिनको मैंने बचपन में ही देखा था। गाड़ी के आने का वक्त हो रहा था। मैंने बुजुर्ग के दोनों हाथ थाम कर बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया और सलाम करके मकान की ड्योढ़ी से निकलकर गली में आ गया। गली में कुछ बच्चे भागते हुए मेरे सामने से गुजर गए। बस्ती की दूसरी जानब से आटा पीसने वाली चक्की की आवाज़ आने लगी थी। मैं बड़ा खुश था, मेरा काम बन गया था।
अब मैं दिल्ली तक सेकंड क्लास का टिकट लेकर सफ़र कर सकता था। सेकंड क्लास ज़्यादा महफूज था। मैं तेज़ तेज़ चलता हुआ गली से बाहर निकल ही रहा था कि मेरे पाँव ज़मीन ने जकड़ लिए। मैंने रेलवे स्टेशन के बरामदे के आगे 2 जीपों में से पुलिस के सिपाहियों को निकलकर बस्ती का रुख करते देखा। उनमें सिविल पुलिस के सिपाही भी थे और मिलिट्री पुलिस के जवान भी थे। यकीनन ये लोग मेरी खोज में आए थे। जहाँ मैंने हेलीकॉप्टर से दरिया में छलांग लगाई थी, ये आसपास का इलाका ही था और मैं कुछ हैरान भी था कि अभी तक मुझे वहाँ कोई पुलिस की गाड़ी दिखाई क्यों नहीं दी। पुलिस के नफरी 10-12 आदमियों पर मुश्तमिल थी और उनके पास राइफलें भी थीं। बस्ती से भागना मुमकिन न था। मैं पकड़ा जा सकता था। अगर मैं गली में भागकर दूसरी तरफ निकलता हूँ तो जाहिर है बस्ती के लोग मुझे देख लेंगे और जब पुलिस वहाँ पहुँचेगी और उन्हें बताएगी कि वो एक पाकिस्तानी जासूस की तलाश में है, तो बस्ती की गालिब आबादी जो हिंदू है पुलिस का साथ देगी और मेरी निशानदही कर देगी।